प्यारे दोस्तों, नमस्कार। चमकते सितारे में श्री मनमोहन पाठक धनबाद से फिल्म निर्माता, निर्देशक, गीतकार और भी बहुत कुछ, मेरे गॉड फादर, जिनके साथ मैंने अपने कीमती 7 वर्ष उनके साथ मुझे रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज हम बात करेंगे श्री मनमोहन पाठक के बारे में, जो धनबाद की धरती पर पहली बार उन्होंने फिल्म बनाने का साहस किया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कम से कम 4 बार। मनमोहन पाठक जी मेरे गॉड फादर हैं, गॉड भी और फादर भी। उनके विषय में बताने के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि अगर मुझे उनकी तुलना स्वर्गीय श्री सत्यजीत राय जी से करनी पड़े तो ही मैं संतुष्ट होऊंगा। मेरे लिए वो धनबाद के सत्यजीत राय थे। आप सभी जानते हैं कलकत्ता के बहुत बड़े फिल्म मेकर सत्यजीत रे। बिल्कुल अगर उनका ही तुलना अगर मैं अपने श्री मनमोहन पाठक जी से करूं तो ही मैं संतुष्ट होऊंगा। इनके विषय में मैं आपको आज बताना चाहता हूं। देखिए, धनबाद की धरती पर इतने बड़े एक दिग्गज निर्माता निर्देशक हमारे बीच हुए। पहले मैं आपको इनके फिल्मी सफर के बारे में बताना चाहता हूं कि श्री मनमोहन पाठक जी ने जो पहली फिल्म बनाई भोर 1985 में, 1985 में, सदाशिव अमरापुरकर थे, रामेश्वरी थी, जानकी दास, अभि भट्टाचार्य। अभि भट्टाचार्य को आप लोग पहचानिए, पुरानी फिल्म परशुराम में उन्होंने परशुराम का रोल किया था, और गाड़ी बुला रही है सीटी बजा रही है ये गाना पर, और भी बहुत बड़े बड़े लोग। उस फिल्म में संगीत दिया था सलील चौधरी ने। आप याद करिए कि ऋषिकेश मुखर्जी दा के फिल्म में अधिकांश फिल्मों में म्यूजिक सलील चौधरी का हुआ करता था, उनका ही म्यूजिक इनके फिल्म में भी था। और भी बहुत कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ मनमोहन पाठक जी के बारे में। उनकी एक फिल्म के लिए वंस अपॉन ए टाइम एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी, जिसके लिए उस समय के भारत के राष्ट्रपति श्री ज्ञानी जैल सिंह जी, माफ़ करिएगा, श्री ज्ञानी जैल सिंह जी ने इनको पुरस्कार भी दिया, सम्मान भी दिया। तो सोचिए, धनबाद की धरती पर इस तरह के लोग हुए हैं। बहुत गर्व के साथ कहता हूँ कि मैं उनका शिष्य हूँ। वो मेरे प्रथम गुरु एक हिमालय, और मेरे अंतिम गुरु ओशो ये दूसरे हिमालय। मेरी यात्राएं शुरू हुई थी एक हिमालय के से, और यात्रा की समझिए पूर्णता हुई है तो दूसरे हिमालय के साथ। मेरे जीवन में प्रथम गुरु श्री मनमोहन पाठक और अंतिम गुरु ओशो। दोनों बार मेरी शुरुआत हिमालय से, मेरी अंत हिमालय तक। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, इतने सरल और सुलभ लेकिन अनुशासित मनमोहन पाठक जी मेरे बड़े भाई के समान। कहीं मैं उनको फेस टू फेस भैया तो कभी नहीं कहा, हमेशा मैं उनको सर कहता था। और इनकी फिल्मी बैकग्राउंड के बारे में बता दूं कि 1985 में इन्होंने अपना फिल्मी करियर शुरू किया एज ए डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड गीतकार। और उससे पहले इन्होंने, इनकी एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जिसमें सैकड़ों किताबें, मोटी मोटी बड़ी बड़ी किताबें हैं। और वो किताबें हॉलीवुड के बारे में ज़्यादा है, मुंबई के बारे में भी है। बड़े बड़े डायरेक्टर्स किताब लिखा करते हैं, कैमरामैन लिखते हैं। उनकी किताबें इनके पास इतनी बड़ी बड़ी किताबें मैंने देखी, मुझे लगा एक किताब पढ़ने में मुझे कई साल लगेंगे, और वो सारी किताबें वो पढ़ चुके थे। पाठक जी के विषय में मैं कहना चाहता हूँ, मैं चूँकि मैं उनका छोटा भाई हूँ इसलिए मैं इतना लिबर्टी ले रहा हूँ, बार बार श्री मनमोहन पाठक कहने की भी कष्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आत्मा से हम एक हैं, पिता पुत्र जैसे भी हैं, बड़े भाई छोटे भाई जैसे भी हैं। तो मेरे लिए मैं शॉर्ट में उनका नाम लूँगा, कृपया मुझे क्षमा करें। मैं जानता हूँ वो मेरे गुरु हैं, मेरे पिता समान हैं। तो उन्होंने, मनमोहन पाठक जी ने अपने कैरियर की शुरुआत जब उन्होंने की, उससे पहले वो एक उस जमाने के ग्रेजुएट थे, बीएससी। और मुझे याद आ रहा कि उनका जन्म 1955 के आसपास हुआ था। 6 फीट लंबा कद, उनके सामने उनके साथ साथ चलना मेरे लिए बहुत ही, देखते थे सर उठा करके, तो मेरे गुरु जी बहुत लंबे, तो 6 फीट लंबे कद। और मैं उनका फोटो भी आपको दिखा रहा हूँ, बिल्कुल लगता था कि मैं किसी की फिल्मी हीरो के साथ हूँ। हैंडसम आदमी, लंबे से कद, गठीला बदन, और उनकी विद्वता मैं जानता था। उस जमाने में बीएससी और एक विदेशी कंपनी के लिए सेल्समैन का काम उन्होंने कुछ दिन तक किया था, कुछ सालों तक भी किया था। तो सोचिए, जो आदमी विदेशी कंपनी के लिए सेल्समैन है, उनका इंग्लिश कितना स्ट्रांग होगा। मेरे सामने मुझे लगता है कि उनकी इंग्लिश मैंने तो कई बार सुनी है, क्योंकि मेरे सामने वो बड़े बड़े लोगों से बात करते थे, तो मैं बहुत प्रभावित हुआ। मैंने इंग्लिश सीखना शुरू किया उनको देख करके। जैसे ही मेरी उनसे मुलाकात हुई थी,
1 महीना बाद उन्होंने धनबाद में फिल्म फेस्टिवल करवाया था। इस बात को आप लोगों को मैं ध्यान रख जाता हूँ, धनबाद में फिल्म फेस्टिवल हुआ था 1991 में। ये मेरी उनसे मुलाकात की शुरुआत थी। लगभग मिलने के 1-2 महीने के अंदर ही उन्होंने कहा कि हम लोग धनबाद में फिल्म फेस्टिवल करेंगे। आश्चर्य, धनबाद की धरती पर फिल्म बने, कालका बनी है और भी कुछ फिल्म है, लेकिन फिल्म प्रोड्यूस करने का काम धनबाद की धरती पर श्री मनोहर पाठक जी ने शुरू किया। आपको आश्चर्य होगा, धनबाद में 4 मनमोहन हुए। पहला मनमोहन है फिल्म एक्टर मनमोहन, उनका फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मनमोहन जी ने कम से कम सैकड़ों फिल्म में काम किया और उनके हीरो के पैरेलल अधिकांश में या शायद सभी में वो विलेन का रोल करते थे। मनमोहन जी के सैकड़ों फिल्म तो हम देखे हैं, और जो छोटा मोटा रोल नहीं, पूरी फिल्म में शुरू से अंत तक आप उनको पहचान गए होंगे फोटो देख करके कि मनमोहन जी धनबाद के थे एज एन एक्टर। फिर उनका बेटा नितिन मनमोहन जो प्रोड्यूसर भी है, वो भी धनबाद के हुए एक तरह से। इसके बाद 2 व्यक्ति एक साथ हो गए मनमोहन पाठक, दोनों का नाम सेम। एक मनोहर पाठक राइटर, जो उन दिनों अखबार में भी लिखते थे और जगह जगह उनकी किताबें भी छपी हैं, और दूसरे मनोहर पाठक मेरे गुरुजी, फिल्म निर्माता निर्देशक। अब दोनों का नाम मनोहर पाठक, सेम स्पेलिंग। आश्चर्य है कि मैं दोनों से मिला हूँ। मेरे मनोहर पाठक जी जो फिल्म डायरेक्टर थे, उनसे मेरी मुलाकात के कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने मेरी मुलाकात आदरणीय शिबू सोरेन जी से करवाई थी। कैसे करवाई थी मैं बताने वाला हूँ। मेरे डायरेक्टर मनोहर पाठक जी ने मेरी मुलाकात सूरज मंडल से करवाई थी, जो उस जमाने के बहुत ही आदरणीय नेता हुआ करते थे, श्री सूरज मंडल जी। आपको मैं बताता हूँ कि इनके कारण हम कितने बड़े बड़े लोगों से मिले, बड़े बड़े मौके हमें आए। श्री मनोहर पाठक जी मेरे जीवन में वरदान की तरह आए। कैसे आए, इसके पीछे भी एक बहुत सुंदर और बहुत बड़े प्रोड्यूसर का हाथ है। 1988 में हम मैट्रिक पास कर लिए थे और मुझे मुंबई जाकर के एक्टर बनने का शौक था। मेरे मोहल्ले में जहां मैं रहता था, उसके फर्स्ट क्वार्टर में श्री बी पांडे जी रहते थे, अब तो नहीं है वो। बी पांडे जी, विश्वेश्वर पांडे जी, उनके दामाद डॉक्टर शारदानंद तिवारी मुंबई में फिल्म प्रोड्यूसर थे और कई फिल्मों के गीत लिखे हैं जिसे योगेश जी ने गाया है। तो डॉक्टर शारदानंद तिवारी जी का लिंक संबंध फिल्मी दुनिया से था। लता मंगेशकर जी से उनके बहुत करीबी संबंध थे। उन दोनों, उनके लिखे हुए गीत को लता जी गाती भी थी। तो योगेश जी से या लता जी से, और ये खुद फिल्म प्रोड्यूसर थे जिनकी पहली फिल्म थी सूरजमुखी, जिसका गाना मैं अक्सर देखता हूँ। कुणाल जी थे, हीरो है, और देखिएगा आप लोग पहचान जाएंगे, मैं तो सबको पहचानता हूँ। इस तरह से डॉक्टर शारदानंद तिवारी खुद एक प्रोड्यूसर थे और मेरे मोहल्ले में डॉक्टर जो बी पांडे जी थे उनके दामाद थे। तो डॉक्टर शारदानंद तिवारी मेरे मोहल्ले में आए थे। मुझे बताया पांडे जी ने कि मेरे दामाद फिल्म प्रोड्यूसर हैं, बम्बई में रहते हैं 10-15 साल से, आके उनसे मिल लो। मेरे घर से 20-25 मीटर बगल में 2-3 क्वार्टर छोड़ करके, सोचिए, फिल्म प्रोड्यूसर आए हुए हैं। यही डॉक्टर शारदानंद तिवारी जी ने मुझे सुभाष घई जी के पास भेजा था, मुझे प्रेम किशन जी जो प्रेमनाथ जी के बेटे हैं उनके पास भेजा था, और भी बहुत सारे उपकार हैं। और सबसे पहले डॉक्टर शारदानंद तिवारी जी ने मुझे श्री मनमोहन पाठक जी के पास भेजा था, डायरेक्टर प्रोड्यूसर श्री मनमोहन पाठक जी। अगर मैं उनके बारे में बोले लगूँ तो मुझे बहुत समय लगेगा, मुझे लगता है एपिसोड वाइज मुझे कहना पड़ेगा, लेकिन आपके कीमती समय को ध्यान में रखते हुए मैं कोशिश करूंगा कम समय में अपनी बात रखने की। डॉक्टर शारदानंद तिवारी जी ने मुझसे कहा कि ये देखो, अभी तुम्हारी उम्र बहुत कम है, 15 साल के हो, और अभी मुंबई में जाने से अच्छा है कि अपना पढ़ाई कंप्लीट करो, ग्रेजुएशन करो, खासकर बीएससी तक पूरा कर लो, फिर मुंबई मेरे पास आना। तब तक तुम्हारे प्रशिक्षण के लिए, ट्रेनिंग के लिए धनबाद में डायरेक्टर प्रोड्यूसर है मनमोहन पाठक जी, उनके पास जाओ, ये उनका एड्रेस है। मैं अगले ही दिन धनबाद गया और श्री मनमोहन पाठक जी से मिला। उनके प्रथम दर्शन में ही मुझे लगा कि मैं ऐसे व्यक्ति के सामने खड़ा हूँ जो मेरे सामने एक पहाड़ है और मैं उनके सामने एक छोटी सी पहाड़ी। उनको देखने के बाद मैंने दीवार पर नजर डाली तो देखा मैंने कि राष्ट्रपति यानी जैल सिंह जी का फोटो लगा हुआ है, जो श्री मनोहर पाठक जी से हाथ मिला रहे हैं, हैंड शेक कर रहे हैं। मैं उधर देखता रहा, नीचे लिखा हुआ था वंस अपॉन ए टाइम, डॉक्यूमेंट्री फिल्म का जो शो हुआ था, राष्ट्रपति भवन में शो हुआ था, उस समय का ये फोटो है। तो मैं देखा कि यार, मैं ऐसे आदमी के सामने बैठा हूँ जो राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित है। धीरे धीरे मुझे उनके बारे में, उनके साथ में 7 वर्ष तक रहा हूँ, दिन में कई बार उनके घर पर भी रहा हूँ। वो मैं उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में बहुत बाद में बात करूंगा। पहले मैं यही कह दूं कि एज ए गुरु, डायरेक्टर प्रोड्यूसर, मेरे जीवन के पहले डायरेक्टर प्रोड्यूसर, एक बार मैं उनके साथ पटना भी गया था।
फिल्म प्रोजेक्ट को लेकर के। वहाँ उन्होंने मुझे कई बिहार के कई निर्माताओं से मुझे मिलवाया था। मज़ा तो ये है कि शुरू के 1 महीना के बाद ही उन्होंने धनबाद में फिल्म फेस्टिवल करवाया था। उस फिल्म फेस्टिवल का नाम था चार्ली चैपलिन फिल्म फेस्टिवल। ISM में जो पेनिमेन ऑडिटोरियम है उसमें ये हुआ था फिल्म फेस्टिवल। मैं अपने बचपन के दोस्त, करीबी दोस्त अनिल शर्मा को साथ में लेकर गया था और वहाँ जाकर मैंने उनको मिलवाया कि ये मेरा दोस्त है अनिल शर्मा। अनिल शर्मा बहुत ही हैंडसम आदमी है भाई। आज वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, हजारों एपिसोड्स के सीरियल के डायरेक्टर हैं। आज मेरे हिसाब से वो बहुत ही कामयाब निर्माता निर्देशक हैं अनिल शर्मा। मुझे अगर परमिशन उनका मिला तो मैं यूट्यूब पर अगला एपिसोड उनके बारे में बोलूँगा, लेकिन पहले मुझे आज उनसे परमिशन मांगनी होगी। उनके परमिशन के बिना मैं उनका फोटो भी नहीं डाल सकता हूँ। खैर, मैं बता रहा था कि मैं अपने दोस्त अनिल शर्मा को साथ में लेकर गया और बोला ये मेरा दोस्त था। फिर हम दोनों पाठक जी के पास आना जाना शुरू कर दिया और 1 महीना के अंदर जो फिल्म फेस्टिवल होता है चार्ली चैपलिन फिल्म फेस्टिवल, जिसका उद्घाटन उस जमाने में धनबाद के DC श्री राम सेवक शर्मा जी ने किया था और कहाँ कहाँ से लोग गेस्ट आए थे, खासकर कलकत्ता फिल्म इंडस्ट्री से उन्होंने कई गेस्ट को बुलाया था। सत्यजीत राय जी के साथ श्री मनोहर पाठक जी का बहुत अच्छा लिंक रहा होगा, क्योंकि उनके जो स्टिल फोटोग्राफर थे राजा चटर्जी, सत्यजीत राय जी के जो स्टिल फोटोग्राफर थे राजा चटर्जी, उनसे भी उन्होंने मुझे मिलवाया था। मेरा सौभाग्य है कि मेरी शुरुआत बहुत बड़े बड़े लोगों से हुई है। मैंने शुरुआत ही किया है श्री मनोहर पाठक जी से। जब पाठक जी अपने स्ट्रगल उन्होंने किया नहीं, सीधे उन्होंने सक्सेस ही देखा शुरू में, क्योंकि सब कुछ बढ़िया था उनका। जब वो मुंबई गए तो उनके कहानी सुनने के बाद उन्होंने एक फिल्म की कहानी सुनाई देवानंद साहब को। देवानंद साहब ने कहा कि ये फिल्म तुम मुझे दे दो, लेकिन पाठक जी चाहते थे कि ये फिल्म को मनमोहन पाठक ही निर्देशित करें, तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट को नहीं दिया। उन्होंने कहा डायरेक्शन तो मेरा ही होगा, क्योंकि जो थॉट, जिस सोच से इन्होंने लिखी थी वो कोई और शायद नहीं समझ पाया। इसलिए देवानंद साहब को मनोहर पाठक जी ने इनकार कर दिया फिल्म देने से। देवानंद साहब इतने इम्प्रेस हुए कि मैं इतना बड़ा स्टार हूँ, पूरी दुनिया में मेरा नाम है, सब लोग मेरी बात मानते हैं, और इसने इनकार कर दिया। धनबाद के नौजवान श्री मनोहर पाठक ने देवानंद जी को इनकार कर दिया प्रोजेक्ट देने से। लेकिन देवानंद इतने खुश हुए, उन्होंने कहा कि जब भी तुम्हारे पास कोई प्रोजेक्ट हो जो तुम मुझे दे सको तो जरूर दे देना। इसके अलावा इनके संबंध जानकी दास जी, आप जानते होंगे, पुरानी फिल्मों में देखिएगा चश्मा लगाए हुए, थोड़े से गज्जे, जानकी दास जी के साथ इनके बहुत अच्छे संबंध। मैंने देखा था घर में इनका, रंजीत जो विलन का रोल करते हैं उनके साथ मैंने फोटो देखा था। जावेद खान जो कई फिल्मों में हैं उनके साथ मैंने देखा था। उस जमाने में इन्होंने मुंबई में, मुझे बाद में उनका बेटा विशाल पाठक, उससे पता चला कि उन्हें एज ए हीरो भी ऋषिकेश मुखर्जी जी ने इनवाइट किया था। मनमोहन पाठक जी को एज ए हीरो ऋषिकेश मुखर्जी जी ने इनवाइट किया कि आप मेरी फिल्म में हीरो का रोल करिए, लेकिन कहीं ना कहीं एक्टिंग से ज़्यादा उनका इंटरेस्ट डायरेक्शन में था, तो उन्होंने ऑफर को ठुकरा दिया था। बाद में इन्होंने अपनी फिल्म शुरू की। धनबाद की धरती पर कोई प्रोड्यूसर, पहला प्रोड्यूसर हुआ तो वो मनमोहन पाठक जी हुए। इन्होंने भोर फिल्म बनाई और इस फिल्म में जैसे मैं आपको स्टार कास्ट बताया था, सदाशिव अमरापुरकर, रामेश्वरी, अभि भट्टाचार्य, जानकी दास जी। उस फिल्म में गीत पाठक जी ने लिखा है। उस फिल्म के गीत श्री मनोहर पाठक ने लिखा है, संगीत सलील चौधरी का है। मैंने वो गाने भी देखे, सुने हैं। और वो फिल्म बनने के बाद थोड़ा समय लग गया फिल्म बनने में, और मुझे लगता है कि इनको लगा कि अब आउटडेटेड हो गया। अगर आप कोई फिल्म बनाते हैं और जब देर होता है तो आपका मूड चला जाता है। मुझे यही लगता है कि इसका एक कारण यही था कि उनको लगा कि अब आउटडेटेड हो गया। जिस समय वो फिल्म बना करके रिलीज करना चाहते थे उस समय तक वो नहीं हो पाया। कई बार होता है, आप बम्बई में भी देखिएगा, आज मैं पढ़ रहा था, मीरा फिल्म को बनने में 4 साल से ऊपर लग गए। तो उस तरह से होता है, कोई प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करते हैं और उसमें जब लेट होता है तो आपको लगता है कि आउटडेटेड हो गया। मुझे लगता है कि उनको लगता था श्री पाठक जी को कि ये फिल्म अब आउटडेटेड हो गया, 2-4 साल पुराना हो गया, इस प्रोजेक्ट को उन्होंने आगे नहीं बढ़ाया। फिर उन्होंने दूसरी फिल्म जो बनाई, वंस अपॉन ए टाइम। वंस अपॉन ए टाइम जिसके बारे में एक डॉक्यूमेंट्री था, एक बार की बात है, जिसके लिए उनको राष्ट्रपति सम्मान मिला उस समय के राष्ट्रपति श्री ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा। 90 में मेरी उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने एक फिल्म शुरू की। तब मैं, अनिल उनके साथ था, और एक और थे हमारे रामराज भैया, रामराज सिंह, झरिया के रहने वाले, ये झरिया से पहले बनियाहिल के रहने वाले। रामराज भैया और हम और अनिल शर्मा, हम लोग तीनों उनके आर्टिस्ट भी थे और परम भक्त भी थे। हम लोगों ने जो भी फिल्मी दुनिया के गुण सीखे हैं वो
श्री मनोहर पाठक जी से सीखे। उन्होंने फिल्म शुरू की और फिल्म का मुहूर्त माटी फिल्म शुरू की थी। माटी फिल्म जब उन्होंने शुरू किया तो इस फिल्म का उन्होंने शूटिंग किया बोकारो के जू जो है नेहरू उद्यान, उसमें शूटिंग शुरू हुई और उसमें चीफ गेस्ट थे आदरणीय शिबू सोरेन जी। तो वहीं पर 90 में मेरी मुलाकात हुई है आदरणीय शिबू सोरेन जी से, और ये मनोहर पाठक जी थे और इन्होंने, और उस दिन भर शूटिंग चली थी वहाँ चिड़ियाघर में। तो सोचिए यहाँ से मेरी शुरुआत है। आज शिबू सोरेन जी का बेटा आप सभी जानते हैं आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी हैं, उस पर तो चलिए कुछ कहना ठीक नहीं है, वो पॉलिटिकल बात हो जाएगी। अब यहाँ से मनोहर पाठक जी ने इस फिल्म को स्टार्ट किया। ये खोटा भाषा में बन रही थी फिल्म। उसी समय उनके दिमाग में एक और कॉन्सेप्ट आया, खीर। मैंने देखा हमेशा वो आर्ट फिल्म पर उनका बहुत रुझान था, कला फिल्में वो बनाते थे। आर्ट फिल्म उनके दिमाग में कॉन्सेप्ट आया खीर, और उस पर उन्होंने हम सबको सुनाया और कहा ये फिल्म शुरू करते हैं। और इसमें लीड कैरेक्टर में उन्होंने रामराज सिंह को भी लिया। वैसे उनके दिमाग में रघुवीर यादव भी थे, लेकिन उन्होंने बाद में रघुवीर यादव जी का एंट्री होता। वो फिल्म जब शुरू हुई उसको धनबाद में ही गोविंदपुर के आसपास हम लोगों ने शूटिंग शुरू किया, और इसमें चीफ गेस्ट थे आदरणीय सूरज मंडल, झारखंड के एक बहुत बड़े दिग्गज नेता सूरज मंडल जी थे। अब देखिए मेरे सामने सूरज मंडल जी खड़े हैं, और ये फिल्म शूटिंग जब हो रही थी 91 में, तो मुझे तो टेक्निकली कुछ पता था नहीं, वो डायरेक्टर थे, हम लोग तो बस असिस्टेंट की तरह काम कर रहे थे। और पहले दिन मेरा कोई शॉट भी नहीं था, बस हम लोग डायरेक्शन सीखने में लगे थे। मुझे असर होता था कि एक ही शॉट को 2 बार 4 बार 5 बार ले रहे थे। क्या क्लोज शॉट होता है, क्या मास्टर शॉट होता तब तो पता था नहीं। जो भी था, ये हम लोग बाहर में रह करके उसकी शूटिंग किए, गोविंदपुर में ही धनबाद में किए थे। और उसमें स्टिल फोटोग्राफर थे राजा चटर्जी। वो फिल्म को हम लोग आगे, उस फिल्म को लेकर हम लोग आगे काम चलता। फिर आया हम लोग का समय कि 95 के आसपास में मैं यहाँ से मुंबई की तरफ आगे बढ़ गया। उम्र कम थी, 22 साल का था, मैं वहाँ गया। मेरा दोस्त अनिल शर्मा भी, वो भी, हम दोनों मुंबई की तरफ चले गए। अब इधर एक गैप आ गया, क्योंकि एक समय होता है जिसमें कि मुझे और अनिल शर्मा को हम लोग को मुंबई की तरफ जाना पड़ा। वो उस समय धनबाद में ही थे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतने बड़े शख्सियत धनबाद में जो रहे हैं, उनका मेरे साथ जो व्यक्तिगत संबंध था वो बहुत ही सराहनीय था। एक्सक्यूज मी, मैं थोड़ा सा, हाँ, श्री मनोहर पाठक जी, जब मैं उनसे मिला, मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य है कि 7 सालों में उन्होंने हमें जितना भी अनुशासन सिखाया फिल्मी दुनिया के बारे में। एक बात वो हमेशा कहते थे, जो आप सब ध्यान रखिएगा, वो मुझसे कहते थे कि ये स्ट्रगल नहीं है। अभी जो तुम मेहनत कर रहे हो, जो त्याग कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, सेक्रीफाइस कर रहे हो, दिस इज नॉट ए स्ट्रगल। वो हमेशा कहते थे इसको स्ट्रगल मत समझना, स्ट्रगल तुम्हारा मुंबई में होगा। ये तो ABCD भी नहीं है स्ट्रगल का। यानी कि फिल्मी दुनिया में काम पाना इतना आसान नहीं था। लेकिन उन्होंने एक बात मुझे हमेशा कही थी कि ये स्ट्रगल नहीं है, जो तुम छोटी मोटी कठिनाइयाँ देखते हो, ये स्ट्रगल नहीं है। इसके अलावा उनके साथ सुबह से रात तक रहते रहते हम लोगों ने जो फिल्मी दुनिया के गुण में सीखे, टेक्निकल वर्ड जितना पूछना था पूछते थे। मैं तो उनसे बहुत सारे सवाल पूछता था। और इस तरह से अगर मैंने जीवन में किसी विद्वान को देखा, किसी खूबसूरत आदमी को देखा, मेरा वेल विशर, मेरे गॉड फादर आदरणीय श्री मनमोहन पाठक जी। मैं अपने इस बात के अंत में आपसे, चूंकि अब काफ़ी समय आप लोगों ने मुझे दिया है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैंने कोई विषय अगर मैंने कोई विषय उनका छोड़ा नहीं हो, तो मुझे लग रहा कि मैं उनके बारे में लगभग सब कुछ बता चुका हूँ। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि मुंबई में 95 से लेकर के जो भी मेरा बाद का सफ़र रहा, मुझे सबसे अधिक ब्रेक भी दिया अनिल शर्मा ने, आखिरी काम भी दिया अनिल शर्मा ने, और बीच में बार बार काम भी दिया तो अनिल शर्मा ने। और मैं और अनिल शर्मा दोनों ही पाठक जी के शिष्य हैं। अनिल शर्मा के परमिशन से मैं आगे उन पर बोलूँगा मेरे अगले एपिसोड में। अभी मैं कहना चाहता हूँ कि श्री मनमोहन पाठक जी धनबाद की धरती पर पहला ऐसा व्यक्ति हुए जिन्होंने फिल्म निर्माण किया, 4 बार किया। और लेकिन मुझे अंत में आपसे कहना पड़ेगा, कहीं ना कहीं एक इतना विद्वान आदमी, जिनको मैंने कहा कि श्री सजीत रे के पहले न मानता हूँ, उनको समानांतर मानता हूँ, इतना विद्वान आदमी, इतना योग्य व्यक्ति, टेक्निकली साउंड, थॉट, स्टोरीज, बहुत तरह के गीत लिखना, इनके गुणों का तो कोई अंत नहीं है मेरे हिसाब में। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि भाग्य जो है इनका साथ नहीं दे रहा। ये मेरा अपना अनुभव है। कभी कभी जीवन में जिस समय ये थे उसी समय ओशो भी थे और डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी भी थे।
और मेरे गुरु मनमोहन पाठक जी भी थे। मेरे तीनों गुरु एक ही समय में मौजूद थे। बाद में श्री मनोहर पाठक जी का रुझान, झुकाव आध्यात्म की तरफ हुआ। शुरू से भी रहा होगा, क्योंकि मैं ये बात बताना नहीं चाहता हूँ, शायद ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगा। श्री मनोहर पाठक जी का संबंध यहाँ के राज परिवार से भी रहा था। ये मैंने उनसे सुना है कि जिस समय धनबाद में राजाओं का शासन था, उस समय से इनका संबंध रहा था, या इनके पूर्वजों का संबंध रहा। एक बहुत बड़े परिवार से थे श्री मनोहर पाठक जी। कहीं ना कहीं भाग्य में, मैं तो यहाँ भाग्य को लाऊंगा, क्योंकि इतना गुणी, इतना संघर्षशील व्यक्ति, अगर जीवन में वो सक्सेस नहीं मिले जो राज कपूर और सुभाष घई को मिला, तो मैं पहली बार कहता हूँ कि मैं भाग्य का दोष मानता हूँ। क्योंकि मेरे हिसाब से श्री मनोहर पाठक जी में कोई कमी नहीं था। इतना गुणी, पढ़ा लिखा, टैलेंटेड, सब कुछ था। और मैं कहना चाहता हूँ कि 2015 में मैंने फेसबुक पर देखा विशाल पाठक के मैसेज के थ्रू कि उन्होंने मात्र 60 वर्ष की उम्र में शरीर छोड़ दिया। मेरे आदरणीय गॉडफादर श्री मनोहर पाठक जी ने 60 वर्ष की अल्प आयु में, छोटी सी उम्र में अपना शरीर छोड़ दिया। मेरे लिए शौक की बात थी। मैंने अनिल शर्मा को बम्बई फ़ोन किया तो मुझे भी लगा, और बाद में पता चला श्री रामराज सिंह जो मेरे बड़े भैया थे, उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया। अब यहाँ मैं अपने वीडियो के अंत में आप सभी से कहना चाहता हूँ, प्यारे दोस्तों, जहाँ कहीं भी श्री मनोहर पाठक जी हैं, अपना भरपूर मुझे आशीर्वाद दें। उनके सपने को अनिल शर्मा बहुत अच्छी तरह साकार कर रहा है। वो एक सफल डायरेक्टर है, सफल प्रोड्यूसर है, और ही इज वन ऑफ द सक्सेसफुल, कामयाब है। उनके आशीर्वाद से आगे भी वो बहुत कामयाब होगा, और मुझे भी उनका आशीर्वाद मिलता रहे। आप सभी के दर्शकों का सहयोग है कि आज मेरे भी यूट्यूब चैनल पर 1440 से ज़्यादा, 1450 सब्सक्राइबर्स हैं, 1450 सब्सक्राइबर्स, और 3,60,000 के आसपास व्यूज हैं। आप लोगों सभी दर्शकों का सहयोग रहा तो मैं और भी आगे बढ़ूंगा, और मैं जीवन भर अपने गुरु श्री मनोहर पाठक जी के आशीर्वाद से आगे बढ़ता रहूंगा, और अपने गुरु का ऋण तो कभी नहीं चुकाया सकता है। फिर भी मैं कहना चाहता हूँ अंत में कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपने प्रथम गुरुदेव स्वर्गीय श्री मनोहर पाठक जी को अपने तरफ से श्रद्धांजलि देता हूँ और प्रणाम करता हूँ कि उनके सपनों को उन्हीं के आशीर्वाद से सफल करूँगा। मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कृपया इसे शेयर करें। धन्यवाद के जितने भी लोग हैं वो जान जाए कि धन्यवाद का इतिहास बहुत मजबूत रहा है। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे समय देने के लिए आप सभी को धन्यवाद। श्री मनोहर पाठक जी, उनको मेरी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद।